Okay, friends, once again, welcome back and a very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your parents, your friends, all are safe. And you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, on the last lecture, I had finished the chapter number 6 completely, and today is the turn to discuss the 7th chapter. फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 6 के जो सेल्फ लर्निंग के जो क्वेश्चंस है वो हम संडे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सो प्लीज डू सॉल्व अप टिल दैट. संडे का जो लेक्चर है उसमें हम चैप्टर नंबर 4 का जो असाइनमेंट के जो क्वेश्चंस बाकी है मतलब सेल्फ लर्निंग का वो डिस्कस करेंगे एंड चैप्टर 6 के बीट आपके डाउट्स डिस्कस कर लेंगे. तो बिफोर संडे यू मस्ट सॉल्व दैट असाइनमेंट्स ऑफ द चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 4. आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे. फ्रेंड्स, ये जो 7 चैप्टर है वो ऐसा है, थोड़ा मैथमेटिकल है. अगर आप उसको साथ में करोगे और जो मेरा लेक्चर खत्म होने के बाद विद इन 24 आवर्स इफ यू प्रिपेयर दैट लेक्चर देन ये ऐसा चैप्टर है कि बाद में डायरेक्टली आप बोर्ड के एग्जाम में देखो तो भी चली जाएगा, ऐसा चैप्टर है. फ्रेंड्स, आपके सिलेबस के अंदर 14 चैप्टर है. You'll be surprised by knowing that from that 14 chapter, 8th chapter, first 8 chapter are based on the electromagnetism. आपके सिलेबस में टोटल 14 चैप्टर है, उसमें से 8 चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे डिपेंडेंट है. तो आज हम ऑल्टरनेटिंग करंट नाम का चैप्टर स्टार्ट करेंगे. देखो, चैप्टर नंबर 6 जहाँ पे एंड होता है वहां से ही चैप्टर नंबर 7 का स्टार्टिंग है. चैप्टर नंबर 6 में लास्ट में टॉपिक कौन सा टॉपिक था फ्रेंड्स? व्हाट वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर नंबर 6? कोई बताएगा मुझे? व्हाट वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर नंबर 6? कौन सा थियरी था चैप्टर नंबर 6 में? मेरी आवाज आ रही है फ्रेंड्स आपको? हाँ सर. तो चैप्टर नंबर 6 में लास्ट में हमने एसी जनरेटर या डायनेमो के बारे में डिस्कस किया था. उसका कंस्ट्रक्शन, उसका वर्किंग हमने डिस्कस किया था. तो जनरेटर के द्वारा जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है, जो करंट प्रोड्यूस होता है, वो ऑल्टरनेटिंगली वराइंग था. वो पॉजिटिव नेगेटिव मतलब इस टाइप का था. तो उसका जो करंट होता है, उसका जो पोटेंशियल होता है, जो जनरेटर के अंदर डेवलप होता है, उसको ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज या ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं. और चैप्टर नंबर 7 वही तो है. चैप्टर नंबर 7 इज द सेम, दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि दो टाइप के करंट होते हैं. एक होता है डायरेक्ट करंट विच वैल्यू इज नॉट डिपेंड ऑन द टाइम, विच इज कांस्टेंट, रिमेनिंग कांस्टेंट विद द टाइम, उसको डायरेक्ट करंट बोलते हैं. चैप्टर नंबर जो 3 था हमारा, चैप्टर नंबर 3 current electricity, the name of the chapter number 3 was a current electricity. So in that chapter we discussed the basic concept of the current, but in that chapter we dealt with the only the direct current. तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको स्पेसिफिकली before starting this chapter I am going to specifically explain you what is the difference between the direct current and alternating current. Excuse me. तो सबसे पहले डायरेक्ट करंट एंड ऑल्टरनेटिंग करंट के बीच में क्या डिफरेंस है वो समझ लेते हैं फ्रेंड्स. फ्रेंड्स, जो डीसी करंट होता है वो टाइम के साथ वेरी नहीं होता है. इट इज रिमेनिंग कांस्टेंट विद द टाइम.
उसमें जो होता है ना वो टाइम के साथ, हाँ अगर आप वोल्टेज चेंज कर दे तो वो चेंज हो जाएगा, बट वो टाइम के साथ वेरी नहीं करता है, कांस्टेंट रहता है। और एसी करंट है ना, इट इज नॉट रिमेनिंग कांस्टेंट विद द टाइम, इट इज वराइंग विद द टाइम। अगर आप डीसी करंट का ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हो, सो इफ यू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ डायरेक्ट वोल्टेज और डायरेक्ट करंट, इट शुड बी लाइक दिस। वो टाइम के साथ वराई नहीं करता है, देखो वो टाइम के साथ कांस्टेंट है। बट अगर आप ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करते हो तो वो टाइम के साथ पीरियोडिकली चेंज होता है। पीरियोडिकली मतलब पॉजिटिव नेगेटिव सेम मैनर में, तो ये टाइम के साथ ऐसे वेरी होगा। वन मोर थिंग, you can apply the formula I is equals to Q by T or Q is equals to IT. These are the formula you can apply only for the direct current. But in the alternating current, you cannot apply the formula I is equals to Q by T or Q equals to IT. तो अगर alternating time के साथ current vary हो रहा है, so you cannot apply the formula I is equals to Q by T. You have to apply the formula I is equals to dQ by dt, and simultaneously you cannot apply the formula Q is equals to IT. You have to apply the formula Q is equals to integration I dt. So that these are the formula that should be applied for the case of non-constant current, that is for the case of the varying current. तो फ्रेंड्स थर्ड चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में हम I is equals to Q by T और Q equals to IT यूज करते थे। But in this chapter, never you are not able to apply the formula I is equals to Q by T or Q equals to IT because it is a alternating current. अब क्वेश्चन इज दैट कि भाई ये डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट आया ही क्यों, पिक्चर में आया, हम लाया क्यों हम? तो क्या कोई एक ही टाइप के करंट से काम नहीं बन सकता है? तो ऐसा है भैया, 2-3 एडवांटेजेस है ऑल्टरनेटिंग करंट के, 3-4 एडवांटेजेस है विथ रिस्पेक्ट टू द डायरेक्ट करंट, so that in the whole world, for the domestic application and for the power in the power station, always the alternating current is produced. आप वर्ल्ड के चाहे कोई भी कंट्री में चले जाओ, बट जो डोमेस्टिक एप्लीकेशन मतलब घर फैक्ट्रीज वगैरह में जो करंट आता है वो ऑलवेज ऑल्टरनेटिंग ही होता है। उसके कुछ बेनिफिट्स है। तो सबसे पहला बेनिफिट ये है कि डीसी करंट का प्रोडक्शन करना, डीसी वोल्टेज का प्रोडक्शन करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है। हाँ, आप पेंसिल सेल है तो पेंसिल सेल के द्वारा 1.5 वोल्ट डीसी मिल सकता है। पेंसिल सेल जो है ना वो एक 1.5 वोल्ट डीसी देता है। मोबाइल का बड़ा वाला बैटरी हो तो वो 9 वोल्ट डीसी देता है। मतलब कुछ कम वोल्टेज का सोर्स, डीसी सोर्स मिल सकता है, बट इफ यू वांट टू प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ द वोल्टेज, देन टू प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ द डीसी वोल्टेज इज अ रादर अ डिफिकल्ट टास्क। बट एसी वोल्टेज आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हो, आराम से प्रोड्यूस कर सकते हो। आपको करना क्या है, दो मैग्नेट के बीच में आपको कोयल को रोटेट करना है, या फिर कोयल को स्टेशनरी रखो, मैग्नेट को रोटेट करो, कोयल को स्टेडी रख के मैग्नेट को रोटेट करो, ये दोनों में से कोई भी कर सकते हो। अगर आप साइंस सिटी में गए हो तो साइंस सिटी में भी एक है ऐसा एक्सपेरिमेंट जहाँ पे आपको बाइसिकल चलानी होती है तो बल्ब ग्लो होता है। गए हो कोई साइंस सिटी में? अरे आके ना तो बोल दो। नहीं सर। हाँ सर। तो जाना चाहिए साइंस सिटी में, बहुत सारे अच्छे अच्छे साइंस के एक्सपेरिमेंट है, स्पेसिफिकली साइंस बच्चों के लिए। मतलब आप 11-12 साइंस के बच्चों को जाना चाहिए वहाँ पे, एक बार विजिट करना चाहिए। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि there are some advantages of a alternating current or voltage over a DC voltage or current. तो सबसे पहला बेनिफिट ये है कि उसका प्रोडक्शन लार्ज वोल्टेज एसी में इजीली प्रोड्यूस हो सकता है, डीसी में वो डिफिकल्ट टास्क है। सेकेंडली, एसी वोल्टेज को आप इजीली इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर नाम के डिवाइस के द्वारा आप डीसी वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते, बट एसी वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज आराम से कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। एंड नंबर 3, बहुत दूर मतलब पावर स्टेशन है और पावर स्टेशन से आपको पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी आपको दूर तक ले जानी है,
तो हम एसी में ऐसा कर सकते हैं कि विदाउट द पावर लॉस किए बिना और बहुत कम पावर लॉस के द्वारा, बहुत ही कम पावर लॉस के द्वारा हम एसी वोल्टेज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, मतलब पावर स्टेशन से घर तक आराम से ला सकते हैं विदाउट कंसिडरेबल पावर लॉस। बट डीसी में ये करने जाए तो बहुत सारा पावर लॉस होता है, बहुत ही सारा पावर लॉस होता है। तो मतलब ये 3-4 एडवांटेजेस है एसी के डीसी के रिस्पेक्ट में। तो इसलिए पूरे वर्ल्ड में सब जगह पे, चाहे आप कोई भी कंट्री पे जाओ, तो जो घर में जो सप्लाई आता है प्लग के अंदर, वो ऑलवेज ऑल्टरनेटिंग ही होता है। बट प्रॉब्लम ऐसा होता है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है, जैसे कंप्यूटर है, मोबाइल है, तो वो सारे है ना डीसी पे काम करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिवाइसेस है वो डीसी पे काम करते हैं। जैसे आपका मोबाइल का जो बैटरी होता है ना, वो 9 वोल्ट का होता है। उसमें अगर आप खोल के देखो ना मोबाइल को, तो वहां पे ऐसा लिखा होगा कि 9 वोल्ट डीसी या 7.5 वोल्ट डीसी, ऐसा डीसी लिखा होगा। कभी मोबाइल का बैटरी खोल के देखा आपने? સર आगे। ચાર્જિંગ પર લખ્યું છે. हाँ, ओके। तो मोबाइल का जो बैटरी है ना, मोबाइल डीसी पे काम करता है, डायरेक्ट करंट पे काम करता है। अब हम चार्जिंग को तो कहाँ पे डालते हैं, चार्जर को तो कहाँ पे डालते हैं, तो बोले बोले भैया प्लग में डालते हैं। तो प्लग में तो कौन सा आता है? एसी। एसी आता है। तो अब है ना, आप आपके चार्जर को ध्यान से देखना, तो वहां पे लिखा होगा कि इनपुट 230 वोल्ट एसी एंड आउटपुट लिखा होगा, वो आउटपुट है ना वो डीसी देगा। मतलब चार्जर क्या करेगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करें। डीसी में कन्वर्ट करेगा। उसको रेक्टिफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं, और ये जो डिवाइस ऐसा करते हैं उसको रेक्टिफायर्स बोलते हैं। तो रेक्टिफिकेशन एंड रेक्टिफायर वो अलग एक टॉपिक है, वो 14 चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस नाम का जो चैप्टर है ना 14, उसमें हम डिस्कस करेंगे। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे घर में भले ही एसी आता है, बट जरूरत पड़ने पर हम उसको डीसी में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया कि एसी का क्या बेनिफिट होता है डीसी के रिस्पेक्ट में। तो 2-3 मेन बेनिफिट है, तो उसके वजह से पूरे वर्ल्ड में सब जगह पे प्रोडक्शन एंड सप्लाई के लिए तो एसी का ही यूज होता है। वैसे इंडिया में जो एसी वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है, अमेरिका में वो 60 हर्ट्ज है। तो वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के अलग अलग वर्ड में होते हैं, जनरली 50 या 60 के आसपास सारे जगह पे, सब वर्ड में, एवरी इन कंट्री मोस्टली आइदर 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज, दे वर्क्स ऑन दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज। अब हमारा जो टास्क है ये चैप्टर का, तो हम है ना, अब जनरेट जो देखो डीसी सोर्स कौन सा है, तो डीसी सप्लाई का सोर्स जो है ना वो बैटरी है। सो दिस इज द सोर्स ऑफ द डीसी वोल्ट, और इसका वोल्टेज फिक्स होता है। बट एसी वोल्ट का जो सोर्स है वो कौन है? दिस इज द सिंबल फॉर द जनरेटर। ये जो सिंबल है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड का जो सिंबल है वो बैटरी है, और ये जो सिंबल है दैट इज अ एसी डायनेमो और जनरेटर। और उसके वोल्टेज जो है वो वीएम साइन ओमेगा टी भी हो सकता है, वीएम कोस ओमेगा टी भी हो सकता है। मैं ये चैप्टर में ये मान के चलूंगा कि उसका सिंबल वीएम साइन ओमेगा टी है। तो फ्रेंड्स, ये पहले तो आपने ये डीसी एंड एसी के बीच में बेसिकली क्या डिफरेंस है वो आपको समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अलग अलग सर्किट बनाएंगे। मतलब जनरेटर के साथ रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, जनरेटर के साथ इंडक्टर कनेक्ट करेंगे, जनरेटर के साथ कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे, और उसमें कितना करंट फ्लो होता है। अलग अलग सर्किट में करंट का इक्वेशन अलग अलग मिलेगा, तो वो अलग अलग केसेस में हम करंट के फॉर्मूला डिराइव करेंगे। हम पावर डेसिपेशन कितना होता है वो भी फाइंड करेंगे। तो आज का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि derive the equation of the current when we connect the resistance with the generator। तो जनरेटर के साथ अगर रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है वो देखना है। तो इंट्रोडक्शन में मैंने एसी एंड डीसी के बीच में डिफरेंस क्या है और एसी का क्या एडवांटेज है ओवर डीसी, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब जनरेटर के साथ हम रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। कैन यू सी द फिगर?
क्या आपको ये? यस सर। तो जनरेटर के साथ मैं अभी रेजिस्टेंस को कनेक्ट करूंगा और हम देखेंगे कि करंट कितना फ्लो हो रहा है, और उसके बाद हम कितना पावर डेसिपेशन होता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो लेट्स डू दिस। देखो, ये चैप्टर ऐसा है कि अगर आप थोड़ा ट्राई करोगे तो आराम से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। आराम से इसको साथ में एक बार प्रिपेयर करो तो बोर्ड के एग्जाम तक आपको याद रह जाएगा। इस टाइप का चैप्टर है ये। अब क्वेश्चन ऐसा है, ओके। इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट when AC supply is given to only resistance। तो फ्रेंड्स, ऐसा मान लो कि हमारे पास प्योर रेजिस्टर है और ये हमारा जनरेटर है। तो जनरेटर को मैंने है ना एक प्योर रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया हुआ है, और जनरेटर में से जो करंट पास होगा वो ऑल्टरनेटिंग होगा। कभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा, कभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा। वो टाइम के साथ वेराई हो रहा है, टाइम के साथ उसका वैल्यू वेराई हो रहा है। सप्लाई वोल्टेज जो है वो हम ऐसा मान के चलेंगे कि Vm, जनरेटर का जो वोल्टेज है वो चैप्टर नंबर 6 के एंड में हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, E इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी, इफ यू रिमेंबर। तो यहाँ पे वोल्टेज का सिंबल EMF के E के बदले हम यहाँ पे V ले लेंगे। तो जनरेटर का जो वोल्टेज है वो Vm साइन ओमेगा टी है। नाउ according to Kirchhoff's second law, can I say voltage across the resistance is equals to the voltage of a generator? क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? बिकॉज देखो, आप देखो, हाँ, कीचॉफ्स लॉ से भी वो प्रूव हो सकता है, वैसे कीचॉफ्स लॉ के द्वारा भी वो प्रूव हो सकता है, बट सीधी सी बात ऐसी है कि जनरेटर के साथ ये जो रेजिस्टेंस है वो कौन से टाइप के कॉम्बिनेशन में है? जनरेटर के दो टर्मिनल्स रेजिस्टेंस के दो टर्मिनल्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ये कौन सा टाइप का कॉन्फ़िगरेशन हुआ? सीरीज या पैरेलल? सीरीज। क्या सीरीज? दो टर्मिनल साथ साथ में कनेक्टेड है तो उसका मतलब क्या हुआ? पैरेलल। पैरेलल। और हमको ये पता है कि पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में वोल्टेज इक्वल इक्वल होता है। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटर के अक्रॉस होगा। तो पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू द पोटेंशियल ऑफ अ जनरेटर। अब रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है भैया? सपोज द करंट फ्लोइंग फ्रॉम द रेजिस्टेंस इज आई। वैसे टेक्स्ट बुक में स्मॉल आई सिंबल दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक के अंदर करंट का सिंबल स्मॉल आई है, मैं यहाँ पे आई ले रहा हूँ। चलो, तो व्हाट इज द करंट फ्लोइंग फ्रॉम द रेजिस्टेंस आई? तो उसके पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? आई आर। आई आर। और वोल्टेज का तो फॉर्मूला पता ही है जनरेटर के। सर जनरेटर नो इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं हुआ? वी विल अज्यूम दैट वो इंटरनल रेजिस्टेंस वो सब कुछ निकाल के
ये जो वोल्टेज मिल रहा है वो उसके उसके इफेक्टिव वोल्टेज उसके बाद मिल रहा है, मतलब टर्मिनल वोल्टेज ऐसा सोच मान के चलेंगे। जनरेटर इफेक्टिवली ये वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है। इज दैट क्लियर? वो Okay. रेजिस्टेंस सब कुछ निकाल के सब कुछ करके कुछ भी पूरा वो उसके अंदर जो भी प्रोसेस होना है वो होके ये इफेक्टिव वोल्टेज मुझे जनरेटर में से मिलते हैं। ओके ओके। Okay, sir. अब मेरा अल्टीमेटली जो टारगेट है वो तो आई का फॉर्मूला डिराइव करना है। तो कहना है इसे आई इज इक्वल्स टू वी एम अपॉन आर into sin omega t. So I can write this formula in this manner: I is equals to Im sin omega t, where Im is equals to Vm by R. ऑब्वियसली साइन फंक्शन का मैक्सिमम 1 होता है, तो अगर साइन फंक्शन का वैल्यू हम 1 कर दे यहाँ पे, लुक एट दिस इक्वेशन, अगर ये इक्वेशन में हम साइन फंक्शन का वैल्यू 1 कर दे तो करंट का वैल्यू जो मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा। एंड हाउ मच दैट मैक्सिमम वैल्यू इज, तो बोले अगर I am. वी एम बाई आई, तो वो उसका करंट का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, और मैक्सिमम वैल्यू कितना मिलेगा? वी एम बाई आर। दैट इज वाई आई एम इज इक्वल टू वी एम बाई आर। तो फाइनली वी गॉट द फॉर्मूला, फाइनली वी गॉट द फॉर्मूला ऑफ अ करंट फ्लोइंग इन द रेजिस्टेंस। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या था भैया? वी एम साइन ओमेगा टी था। करंट का फॉर्मूला क्या है? आई एम साइन ओमेगा टी। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि वोल्टेज एंड करंट का जो फेज है, फेज मतलब ये जो एंगल होता है उसको फेज बोलते हैं, ये जो एंगल होता है उसको फेज बोलते हैं। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि इन द केस ऑफ प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट, मतलब जिसमें खाली रेजिस्टेंस ही हो, प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट, करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। इन फेज का मतलब दोनों का फेज सेम टू सेम है। देखो दोनों का एंगल जो है वो ओमेगा टी ही है, तो सेम फेज में है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर आप उसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वोल्टेज का जैसा ग्राफ आपको मिलेगा उसी टाइप का ग्राफ आपको करंट का मिलेगा। सेम फेज का मतलब ऐसा हुआ कि साथ में ज़ीरो होना, साथ में मैक्सिमम होना। तो जो ग्राफ आपको वोल्टेज के लिए मिलेगा वही ग्राफ आपको करंट के लिए भी मिलेगा। बट द थिंग इज दैट कि करंट का मैक्सिमम वैल्यू है ना थोड़ा कम आएगा। क्यों कम आएगा? करंट का मैक्सिमम वैल्यू थोड़ा कम लगेगा, कम कम। Divide by R है इसलिए. हाँ, बिकॉज वो वी एम बाई आर है। तो दिस इज द ग्राफ वोल्टेज। देखो साइन फंक्शन है तो साइन 0 0 होता है, साइन 90 मतलब पाई बाई टू 1 होता है, साइन पाई 0 होता है, साइन 3 पाई बाई 2 वापस से -1 होता है, साइन 2 पाई वापस से 0 होता है। ये मैंने ओमेगा टी का ग्राफ ड्रॉ किया है, आई एंड वी वर्सेस, वी एंड आई के वर्सेस ओमेगा टी का ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। दिस विल बी द मैक्सिमम वोल्टेज एंड दिस विल बी द मैक्सिमम करंट। सो दे आर इन फेज, मतलब साथ में 0, साथ में मैक्सिमम, साथ में 0, साथ में नेगेटिव मैक्सिमम। इट इज कॉल्ड द सेम फेज। फ्रेंड्स, तो हमने जब रेजिस्टेंस को ये जनरेटर के साथ कनेक्ट किया तो करंट का फॉर्मूला हमको मिला, और उससे पता चला कि ये जो करंट होता है वोल्टेज के साथ में इन फेज होता है। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि करंट जो है ना वो कुछ पॉजिटिव भी है कुछ नेगेटिव भी है। तो व्हाट इज द एवरेज ऑफ द करंट? अगर आप एक साइकिल के अंदर उसका एवरेज निकालते हो तो क्या होगा? तो क्या होगा? 0. या दैट एवरेज ऑफ a current
in a one cycle, one complete cycle, one periodic cycle is a zero. But भले ही उसका करंट का एवरेज जीरो होता है, बट पावर डेसिपेटेड और पावर लॉस विल नॉट बी जीरो. तो वो पावर कितना है वही तो मुझे फाइंड करना है. तो पावर के फॉर्मूला डिराइव हम करें, बट उसके पहले एक और क्वेश्चन मुझे यहाँ पे आपको डिस्कस करवाना है. एक और क्वेश्चन, हम पावर का डेफिनेटली क्वेश्चन लेंगे, बट उसके पहले एक और क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे. ये क्वेश्चन बाद में दिया है आपके नोट्स में, कुमार पब्लिकेशन के नोट्स में, तो ये क्वेश्चन बाद में है, बट मैं उसको पहले ले लेता हूँ. क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज आरएमएस वैल्यू, व्हाट इज आरएमएस for I is equals to Im sin omega t, for I is equals to Im sin omega t, derive formula for RMS current. So that is the question. तो ऐसा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आरएमएस, एंड वी आल्सो वांट्स टू डिराइव द फॉर्मूला आरएमएस करंट फॉर द एसी करंट Im sin ओमेगा टी. तो सबसे पहले आरएमएस क्या है वो समझ लेते हैं. कोई बताएगा मुझे? रूट मीन स्क्वायर. कौन बोला? तनिष. तो RMS value of any physical quantity, RMS value of any physical quantity is a root of mean of square of that quantity. अगर कोई भी क्वांटिटी का आपको आरएमएस वैल्यू निकालना है तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले उसका स्क्वायर करना है. स्क्वायर करने के बाद उसका रूट मतलब मीन निकालना है, एवरेज निकालना है, और एवरेज निकालने के बाद आपको उसका रूट निकालना है. आपको स्क्वायर करके उसका एवरेज निकालना है, एवरेज निकालने के बाद उसका रूट करना है. मतलब अगर आप करंट का आरएमएस वैल्यू फाइंड करना चाहते हो तो आपके सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, करंट का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर उसका एवरेज निकालना पड़ेगा, और फिर लास्ट में उसका क्या करना पड़ेगा, रूट निकालना पड़ेगा. तो क्या ये चीज़ आपको समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर. मतलब ये कोई भी के लिए वैलिड है, किसी भी चीज़ के लिए. जैसे हमने 11th स्टैंडर्ड में देखो, याद करो तो आपके गैस के वायु मतलब ये जो गैस था, तो गैस के लिए हमने उसका आरएमएस वैल्यू निकाला था. इफ़ यू रिमेंबर, वी आर एम एस इज इक्वल्स टू √3 kT बाई स्मॉल m और √3 RT बाई m नॉट, इफ़ यू रिमेंबर. काइनेटिक थियोरी ऑफ गैस, इफ़ यू रिमेंबर. तो उसमें हमने गैस के वेलोसिटी का आरएमएस वैल्यू निकाला था. अब हम यहाँ पे करंट का आरएमएस वैल्यू निकालेंगे, तो पहले हम उसको स्क्वायर करेंगे, उसके बाद उसका एवरेज निकालेंगे, और उसके बाद उसका रूट निकालेंगे. चलो एवरेज निकाल, सबसे पहले स्क्वायर करते हैं. तो आई स्क्वायर मतलब क्या होगा, तो बोले करंट का फॉर्मूला है ना वो Im स्क्वायर Im साइन ओमेगा टी, तो Im स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी. अब इसका एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज ऑफ आई स्क्वायर इज इक्वल टू एवरेज ऑफ Im स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी. फ्रेंड्स ये जो Im है ना वो तो कोई फिक्स्ड वैल्यू है, तो उसका तो कोई कांस्टेंट वैल्यू जो होता है उसका एवरेज तो वही का वही रहता है. जैसे 1 का एवरेज 1 होता है, 2 का एवरेज 2 ही रहता है. और ये जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, तो फ्रेंड्स ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो है ना,
उसको क्या मैं 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2 कर सकता हूँ? बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स, आपको ये हमेशा से पता होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2। अगर नहीं पता है तो लिख लेना कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। वैसे 11th में भी एक आध बार इसका यूज़ हो गया है, तो अगर नहीं पता है तो लिख देना। और फ्रेंड्स, साइन या कोसाइन फंक्शन जो होता है ना, साइन या कोसाइन फंक्शन जो होता है उसका एवरेज देखो। साइन या कोसाइन फंक्शन में क्या होता है कि जितना पार्ट पॉजिटिव होता है ना उतना ही पार्ट नेगेटिव होता है। तो साइन या कोसाइन फंक्शन का ओवर अ वन पीरियोडिक टाइम, एक साइकिल के लिए उसका एवरेज ऑलवेज कितना होता है? 0। 0 ही होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो यहाँ पे 1/2 का तो एवरेज 1/2 ही होगा, बट ये जो कोस 2 ओमेगा टी जो है उसका एवरेज क्या होगा भैया? 0। 0 हो जाएगा। और आगे आई एम स्क्वायर तो है ही। तो फाइनली ये आई स्क्वायर का एवरेज क्या होगा? तो आई एम स्क्वायर तो बाहर निकल आएगा। 1/2 का तो एवरेज 1/2 होगा, बट ये कोस 2 ओमेगा टी का एवरेज 0 हो जाएगा। तो फाइनली फ्रेंड्स, ये आई स्क्वायर का एवरेज जो हो जाएगा वो आई एम स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो अगर आपको आर एम एस वैल्यू फाइंड करना है तो आर एम एस वैल्यू कैसे मिलेगा आपको? तो ये जो आपको आई स्क्वायर का जो एवरेज मिला उसका रूट निकालना है। तो रूट निकालो तो क्या मिलेगा भैया? Im/2 √2। आई एम बाई √2। और ये 1/√2 है ना, 0.707 भी होता है। तो 0.707, 1/√2 0.707 होता है। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ आर एम एस वैल्यू ऑफ द करंट। સર આ ઉપર sin સ્ક્વેર ઓમેગા ટી નું જે એવરેજ છે ત્યાંથી ડાયરેક્ટ ખબર પડી જાય કે 0 અને 1 વેલ્યુ હોય છે તો 0 + 1/2 કરી દઈએ તો ડાયરેક્ટ આન્સર ના આવી જાય આ કોસ ની વેલ્યુ પછી इसका ઉપર જે સ્ટેપ લખ્યો છે ને I²m એવરેજ ઓફ sin સ્ક્વેર ઓમેગા ટી પછી हाँ, ડાયરેક્ટ નીચે સ્ટેપમાં એવું જાય છે ને કે Im²/2। बाई 2 कहाँ से आया? સર sin સ્ક્વેર ઓમેગા ટી ની વેલ્યू 0 થી 1 ની વચ્ચे વેરી કરશે ને। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। ऐसे नहीं कर सकते आप, ऐसा नहीं होता। अच्छा, अब एवरेज कैसे निकालना होता है आप जो बोल रहे हो ना, ऐसा नहीं, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाई 2 ऐसा एवरेज नहीं होता कभी भी। आपने ऐसा सोचा कि मैक्सिमम वैल्यू प्लस मिनिमम वैल्यू बाई 2, ऐसे एवरेज नहीं होता है। एवरेज कैसे निकलता है वो मैं आपको बताऊं। ऐसे एवरेज नहीं चलता है। एवरेज कैसे निकलता है वो भी मैं आपको बता दूं। तो इसको मैं सेव करता हूं और वापस से एक पेज उसका ऐड करता हूं। सो यू आर थिंकिंग इन द रॉन्ग वे। देखो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। कोई भी फंक्शन का अगर आपको एवरेज निकालना है तो दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ एनी फंक्शन। ओके, कोई भी फंक्शन एफ ऑफ टी है तो उसका अगर आपको एवरेज निकालना है तो दिस वन इज द फॉर्मूला। तो ये मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाई 2 ऐसा नहीं सोचना है। वो तो लीनियर रिलेशन जब होगा ना, वो लीनियर रिलेशन होगा तो वो चलेगा। एवरी टाइम इट विल नॉट बी डू। जैसे यहाँ पे अगर आपको कोस बाय एग्जांपल,
if you want to derive the average of cos 2 omega t, अगर आपको cos फंक्शन का एवरेज निकालना है तो आप क्या करोगे, 1/t 0 to t f of t के बदले यहाँ पे क्या आएगा, cos 2 omega t dt. Is that clear to you? With this mathematical formula, is it okay? यस सर. तो ये हो जाएगा 1/2 cos फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो देखो माइनस. हाँ, साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है. अगर साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है तो कोस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होगा. अब कोस का डिफरेंशिएशन भले ही माइनस साइन है बट कोस का इंटीग्रेशन प्लस साइन है. तो ऐसे उल्टा 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 सोचना है आपको. ये मैंने मेथड आपको सिखाया था इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन याद रखने का. सबसे पहले जीवन में साइन फंक्शन आया, सबसे पहले डिफरेंशिएशन आया. साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है ऐसा याद रख लो, बाकी सब उल्टा उल्टा सोचो. तो साइन का डिफरेंशिएशन कोस, तो कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो कोस का इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस साइन. यहाँ पे हो जाएगा साइन प्लस साइन 2 ओमेगा. और टी का जो कोएफिशिएंट होता है टी का, उसको क्या करना होता है आपको इंटीग्रेशन में, उसको डिवीजन में रखना होता है फ्रॉम 0 to कैपिटल टी. तो ये आ जाएगा 1/2 ओमेगा टी आ जाएगा. पहले अपर लिमिट लगा देते हैं, साइन 2 ओमेगा, ओमेगा के बदले कहना है इसे 2 पाई बाई कैपिटल टी. ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, 2 पाई एफ, एफ के बदले 1/t कैपिटल टी. ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल टी लिखा मैंने, और स्मॉल टी के बदले पहले मैंने स्मॉल टी का सब्सटीट्यूट किया मैंने कैपिटल टी से, फिर लोअर लिमिट 0 है तो साइन 0. अब बताओ टी टी कैंसर, साइन 4 पाई माइनस साइन 0, तो साइन 4 पाई का वैल्यू क्या होता है भैया, 0. साइन 4 पाई का वैल्यू 0. तो साइन 4 पाई का 0 होता है, साइन 0 का भी 0 ही होता है. तो दैट इज वाई द इंटीग्रेशन ऑफ कोस 2 ओमेगा टी इज कम्स आउट टू बी as 0. इज दैट क्लियर टू यू? यस सर. सो इस मेथड से आपको एक्चुअली ये एवरेज निकालना होता है. दिस इज द मेथड टू फाइंड द एवरेज. आप आपके खुद के मेथड से नहीं निकाल सकते. इज दैट क्लियर टू यू? यस सर. तो फ्रेंड्स अब हम डिराइव करेंगे फॉर्मूला एवरेज पावर फॉर द एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली रेजिस्टेंस. सो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे लिए आज का. डिराइव फॉर्मूला फॉर एवरेज पावर फॉर एसी सर्किट. एसी सर्किट का मतलब क्या हुआ, जिसके साथ जनरेटर कनेक्ट किया हुआ है, जिसके साथ जनरेटर कनेक्ट करते हैं उसको एसी सर्किट बोलते हैं. फॉर द एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली क्या लिखो अभी, बोलो क्या लिखो. रजिस्टर. राइट नाउ आवर एसी सर्किट इज ओनली कंटेनिंग द रेजिस्टेंस. उसके बाद हम इंडक्टर भी लाएंगे, कैपेसिटर भी लाएंगे, सब कुछ लाएंगे. देखो फॉर अ एसी सर्किट containing only resistance इंस्टेंटेनियस पावर जो है ना वो आई स्क्वायर आर है. इंस्टेंटेनियस पावर इज आई स्क्वायर आर. और आई का वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, आपको पता है कि आई एम साइन ओमेगा टी आई स्क्वायर इंटू आर. अब डेसिपेटेड पावर या एवरेज पावर को कभी कभी रियल पावर भी बोलते हैं. एवरेज पावर को कभी कभी रियल पावर भी बोलते हैं. तो ये आपको एवरेज पावर निकालने के लिए क्या करना है, तो ये जो इंस्टेंटेनियस पावर है उसका एवरेज निकालना है.
इंस्टेंटेनियस पावर का आपको एवरेज निकालना है। तो फ्रेंड्स एवरेज निकालते हैं, चलो। तो एवरेज ऑफ, इसको कैपिटल पी से डिनोट करेंगे। तो एवरेज ऑफ आई स्क्वायर आर मतलब आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू आर। तो क्या ये सब समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। ओके। अब ये आई एम स्क्वायर इंटू आर जो है ना, आई एम स्क्वायर इंटू आर जो है वो तो आउट ऑफ द एवरेज निकल जाएगा, बिकॉज वो कांस्टेंट टर्म है। तो एवरेज निकालना किसका पड़ेगा आपको? 1 माइनस, साइन हाँ स्क्वायर साइन, ओमेगा टी। और उसका आपको पहले से ही पता है कि भाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज नहीं निकाल सकते, तो उसको साइन या कोस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये स्क्वायर हमको प्रॉब्लम कर रहा है, तो उसको मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस टू थीटा में कन्वर्ट कर दिया। अब हमको पता है कि 1/2 का एवरेज 1/2 होता है, कोस का 0 हो जाएगा। तो बाकी अब फाइनली ये रियल पावर का जो फॉर्मूला हो जाएगा, दैट विल बी आई एम स्क्वायर आर अपॉन 2 हो जाएगा। यस सर। अब फ्रेंड्स मेरी बात ध्यान से सुनना, ये आई एम बाई रूट टू तो क्या है? आई ऑफ आर एम। कहना इसे आई एम बाई रूट टू द होल स्क्वायर इंटू आर। यस सर। रूट टू का स्क्वायर 2 होता है। आई हैड रिटन अ रूट टू स्क्वायर। अब आई एम बाई रूट तो आई आर एम एस है, तो ये मैं कह सकता हूँ कि ये जो डेसिपेटेड पावर है या रियल पावर है, उसका फॉर्मूला है आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर। इसको आप आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस भी कह सकते हैं, बिकॉज आई आर एम एस इंटू आर तो वी आर एम एस होता है, आई आर एम एस इंटू आर वी आर एम एस होता है, मतलब एक आई बचेगा। और उसको आप वी आर एम एस स्क्वायर अपॉन आर भी बोल सकते हैं, इसको आप वी आर एम एस स्क्वायर अपॉन आर भी बोल सकते हो। So these are the formula. These are the formula of a dissipated power in the terms of AC circuit containing only resistance. तो कोई AC सर्किट जस्ट रेजिस्टेंस कंटेन करती है तो उसका डेसिपेटेड पावर का ये सारे फॉर्मूला है। डीसी सर्किट में जो काम आई करता था वही काम एसी सर्किट में आई आरएमएस करता है। जैसे आपको पता है कि एसी डीसी सर्किट में आपको याद होगा कि पावर का फॉर्मूला जो है वो आई स्क्वायर आर या वी इंटू आई या वी स्क्वायर बाई आर है। बट डीसी में जहां पे आई या वी था, यहाँ डीसी में जहां पे आई या वी था, वहां पे यहाँ पे है ना आई आर एम एस एंड वी आर एम एस है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि डीसी में जो काम आई या वी करता था वही काम एसी में कौन करता है? आई आर एम एस और वी आर एम एस। आई आर एम एस ऑफ वी आर करते हैं। चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फेजर and draw the phasor diagram for the circuit containing only resistance. Question number 4 for us. What is phasor? Draw phasor of voltage and current for a AC circuit containing only resistance. देखो फेजर क्या है पता है आपको? फेजर इज नथिंग बट इट इज अ वेक्टर rotating, more precisely I should say it is a rotating vector. So what do you mean by phasor? So phasor is nothing but it is a rotating vector. वो वेक्टर है, फेजर और कोई नहीं है, वो वेक्टर है। मतलब आई कैन से फेजर, इन द फेजर, इन अ फेजर we represent
any harmonic function into vector form. कोई भी हार्मोनिक फंक्शन का मतलब क्या हुआ, साइन या कोसाइन फंक्शन जो है ना वो हार्मोनिक फंक्शन है। साइन या कोसाइन फंक्शन जो है दे आर द हार्मोनिक फंक्शन। तो फेजर के अंदर हम क्या करेंगे कि ऐसे हार्मोनिक फंक्शंस को हम एज ए वेक्टर फॉर्म में हम वहां पे शो करेंगे। तो वेक्टर ड्रॉ करने के लिए हमारे पास दो चीज होनी चाहिए। कोई मुझे बताएगा कौन से दो चीज? सर हाँ बोलो। सर हार्मोनिक फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन का मतलब जो पीरियोडिकली चेंज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, जो रिपीट होता है। जो पीरियोडिक फंक्शन है उसी को हार्मोनिक फंक्शन बोल सकते हैं। जो रिपीट होता है उसका साइकिल, एक साइकिल खत्म होने के बाद दूसरा साइकिल खत्म होने के बाद तीसरा साइकिल, ऐसे इट्स सो ऑन चले, मतलब ऐसा ऐसा चलता जाएगा। तो इस टाइप का जो फंक्शन है उसको हार्मोनिक फंक्शन बोलते हैं। जैसे साइन फंक्शन है, कोसाइन फंक्शन है, ये सारे हार्मोनिक फंक्शन है जिसका साइकिल रिपीट होता है। पीरियोडिक फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो फेजर का मतलब ऐसा हुआ कि रोटेटिंग वेक्टर, मतलब फेजर का मतलब वेक्टर है। तो वेक्टर ड्रॉ करने के लिए हमारे पास दो चीज होनी चाहिए। कोई मुझे बताएगा विच टू थिंग्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेरी गुड। कोई भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास दो चीज होनी चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड, उसका डायरेक्शन। तो लेट अज्यूम दैट हमारे पास जो हार्मोनिक फंक्शन है, अज्यूमिंग दैट हमारा जो हार्मोनिक फंक्शन है वो आई एम साइन ओमेगा टी है। वेक्टर के लिए हमारे पास दो चीज होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो हार्मोनिक फंक्शन का जो एम्पलीट्यूड है, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। हार्मोनिक फंक्शन का जो एम्पलीट्यूड है दैट विल बिकम्स अ मैग्नीट्यूड फॉर द फेजर डायग्राम। एंड हार्मोनिक फंक्शन का जो फेज है, फेज वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? डायरेक्शन हो जाएगा। मतलब हार्मोनिक फंक्शन का एम्पलीट्यूड विल बी द magnitude of a phasor and the phase of the harmonic function, मतलब जो एंगल है, that will be the direction of a phasor। तो अब मुझे इसके रिस्पेक्ट में एक फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है। इसके रिस्पेक्ट में मुझे एक फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं है ना एक ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रॉ करूँगा। और ये वेक्टर का मैं लेंथ कितना रखूँगा? बोलो, कोई मुझे बताएगा ये वेक्टर का लेंथ में कितना रखूंगा? यूनिट वेक्टर जितना। नहीं 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 नहीं, गलत। आई एम जितना। हार्मोनिक फंक्शन का जो एम्पलीट्यूड है वो हमारे वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड है। और ये कौन से डायरेक्शन में मैं ये वेक्टर ड्रॉ करूंगा? कोई मुझे बताएगा मुझे डायरेक्शन उसका कौन सा होगा? मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितने एंगल पे मैं ये ड्रॉ करूंगा? ओमेगा टी। ओमेगा। तो हार्मोनिक फंक्शन का जो फेज है वो हमारे लिए डायरेक्शन है। तो क्या अभी ये अब आपको समझ में आया पूरा चीज? तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने करंट का फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लिया। ये मैंने करंट का फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लिया। बट फ्रेंड्स, वोल्टेज का तो फॉर्मूला क्या है? एसी वोल्टेज का फॉर्मूला, वीएम साइन ओमेगा टी। हाँ, दैट वाज वी एम साइन ओमेगा टी। वोल्टेज का फॉर्मूला तो वी एम साइन ओमेगा टी है। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो कि करंट एंड वोल्टेज दोनों का फेज क्या कह सकते हैं हम? एक ही है। तो अगर आपको फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है वोल्टेज का, तो कौन से डायरेक्शन में आपको ड्रॉ करना पड़ेगा उसका एरो? तो उसी डायरेक्शन में जहाँ पे करंट का एरो ड्रॉ किया था। क्यों? बिकॉज दोनों के फेज सेम है। फेज सेम होना मतलब दोनों के डायरेक्शन सेम है। तो दोनों का डायरेक्शन सेम ही होगा बिकॉज दोनों का फेज सेम है। और ये जो रेड कलर का एरो है वो किसका फेजर डायग्राम है? वो वोल्टेज का है। और हाँ, उसका लेंथ कितना होगा भैया?
ये VM। कितना होगा? VM वीएम होगा। फेजर डायग्राम वोल्टेज का है और उसका लेंथ वीएम होगा। बट मैंने दोनों फेजर डायग्राम, दोनों वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में शो किए। क्यों? दोनों को एक ही डायरेक्शन में मैंने क्यों बताया? बिकॉज दोनों वेक्टर, दोनों करंट एंड वोल्टेज, दोनों का फेज, दोनों का एंगल सेम ही था। दैट्स व्हाई आई हैड शोन दी फेजर of voltage and current in the same direction. Phasor of voltage and current in the same direction. Is that clear to you? Yes sir। अब क्वेश्चन इज दैट कि ये फेजर लाए क्यों हम, इससे बेनिफिट क्या होगा? तो इसका मेन बेनिफिट ये है कि फेजर डायग्राम के द्वारा आप वोल्टेज एंड करंट के बीच का फेज डिफरेंस इजीली निकाल सकते हो। By the application of the phasor diagram, we can easily calculate the phase difference between the current and voltage. इसका मीनिंग क्या हुआ? ये सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? वो आपको 2-3 थ्योरी के अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। बट अभी याद रख दो कि फेजर का इंपॉर्टेंस क्या है, कि उसके द्वारा हम वोल्टेज एंड करंट के बीच का फेज डिफरेंस इजीली फाइंड कर सकते हैं। उससे क्या होगा वो अभी 2-3 थ्योरी के बाद पता चलेगा। तो अभी तो मैंने आपको क्या सिखाया कि फेजर डायग्राम क्या है और फेजर से कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं फेजर को, वो हमने अभी डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स, लेट अस मूविंग फर्दर, वन मोर थ्योरी। अब जो थ्योरी मैं आपको करवाने वाला हूँ वो बोर्ड के एग्जाम के अंदर 4 मार्क्स में आ सकता है। अभी जो मैं थ्योरी आपको करवाने वाला हूँ दैट कैन बी आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन एज अ 4 मार्क। तो क्वेश्चन ऐसा है कि डिराइव द फॉर्मूला ऑफ, देखो ओनली रेजिस्टेंस वाले काम हो गए। अब मैं है ना ओनली इंडक्टर, ना आई एम गोइंग टू डिराइव द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली द इंडक्टर। तो रेजिस्टेंस के पूरे डिस्कशन हमने कर लिया, रेजिस्टेंस का काम खत्म कर दिया। अब मैं है ना इंडक्टर अगर हम कनेक्ट करते हैं जनरेटर के साथ तो उसका क्या होगा वो हम डिराइव करने वाले हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन समझ में आया? पहले आपको मैं क्या भी करवाने, टारगेट समझ में आया आपको? हम अभी हमारा टारगेट क्या है? अभी टारगेट क्या है वो समझ में आया? यस और नो? Yes sir। सो राइट नाउ व्हाट इज अवर टारगेट? तो टारगेट क्या है हमारा अभी? Equation of a current for a AC circuit containing only inductor. સર એસી હોય કે ડીસી હોય પણ બંનેની જે ફિલ્ડ સ્ટ્રેન્થ હોય એ તો સેમ રહેશે ને? फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब क्या कर रहे हो आप? સર वो इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं, क्यों सेम रहेगा भैया? एसी करंट का इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑल्टरनेटिवली वराई करेगा, बिकॉज वोल्टेज ऑल्टरनेटिवली वराई है। બટ કરંટ ને બીજા ટર્મિનલ ઉપર પહોંચતા વાર લાગશે કે પછી બંનેમાં સેમ જ સિચ્યુએશન? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो एस्टेब्लिश होता है वो मैंने एक बार आपको पूरा डिस्कशन किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो एस्टेब्लिश होता है वो साइमल्टेनियसली पूरे कंडक्टर में एक साथ एस्टेब्लिश होता है विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो क्या होता है कि सारे कंडक्टर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो एक साथ मोशन में आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड में पहुंचने के बाद वहां पे करंट प्रोड्यूस होगा, ऐसा नहीं है। सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ में मोशन में आ जाएंगे बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड will be established in the conductor with the speed of light.
और एसी में क्या होता है कि वो रेसिप्रोकल है, मतलब वो ऑल्टरनेटिंग है। कभी वो इस डायरेक्शन में अप्लाई होगा, कभी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा, बट वो जो स्पीड है उसका वो वेलोसिटी लाइट ऑफ लाइट जितना ही होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको इलेक्ट्रॉन को मतलब स्विच चालू करते हो तो ऐसा नहीं है कि स्विच के पास, स्विच चालू करने के बाद उसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो फैन तक पहुंचेगा और उसके बाद फैन स्टार्ट होगा। आप देखो तो जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे तो ऑन द स्पॉट फैन या कोई इंस्ट्रूमेंट चालू हो जाता है। क्यों? बिकॉज जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे तो पूरे कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो वेलोसिटी के ऑफ लाइट के स्पीड से वो एस्टेब्लिश हो जाएगा। मतलब सारे इलेक्ट्रॉन, कंडक्टर के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है सारे, वो एक साथ मोशन में आएंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड पे पहुंचाने की जरूरत नहीं होती है, वो ऑन द स्पॉट सारे इलेक्ट्रॉन मोशन में आ जाता है। खाली फर्क इतना है कि डीसी एंड एसी में क्या होता है कि एसी में एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है डीसी में। एसी में वो कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएट, मतलब प्लस उल्टा, मतलब सीधा उल्टा होता जाएगा। और उसका जो एस्टेब्लिश होने का जो टाइम है वो तो बहुत ही कम होता है, वो स्पीड के, लाइट के स्पीड से ही होता है। इज दैट क्लियर टू यू? ओके सर, ओके सर। ओके, सो यहाँ पे ऑल्सो ड्रॉ फेजर। देखो, अब हमको करना क्या है, हमको करना ये है कि हमको इंडक्टर लेना है, प्योर इंडक्टर है, उसमें कोई रेजिस्टिव पार्ट नहीं है, उसका खाली इंडक्टेंस ही है, प्योर इंडक्टर है, आइडियल इंडक्टर है, उसमें कोई रेजिस्टिव पार्ट नहीं है। और उसको मैं किसके साथ कनेक्ट करूंगा? जनरेटर। दैट इज, अब जनरेटर के बदले हम ऐसा बोलेंगे कि एसी सप्लाई। बट क्या मैं वापस से ऐसा लिख सकता हूं कि इंडक्टर के दो एंड के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा वो जनरेटर के वोल्टेज जितना ही होगा, बिकॉज दोनों पैरेलल में है। यस सर। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द इंडक्टर विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ अ जनरेटर? टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द किर्चॉफ सेकंड लॉ। हम यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन के द्वारा सोच सकते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर विल बी इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ अ जनरेटर। बट कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर? इंडक्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डेवलप होता है? वीएम साइन ओमेगा टी। वो तो जनरेटर का बोले आप, वो तो जनरेटर का बोले। बट जैसे ही क्या होगा कि इंडक्टर में से करंट पास होगा तो इंडक्टर विल बी बिहेव लाइक अ सोलेनॉइड, उसके साथ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा। बट यहाँ पे जो करंट है वो वेराइंग है, टाइम के साथ वेराई होता है, तो वो फ्लक्स भी टाइम के साथ वेराई होगा। तो इंडक्टर, माइनस एल डी आई बाई डी टी। हाँ हाँ, तो इंडक्टर के अंदर फ्लक्स टाइम के साथ वेराई होता है, तो इसके द्वारा इंडक्टर के अंदर सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, सेल्फली इंड्यूस्ड ईएमएफ। और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला, इफ यू रिमेंबर, इट इज एल डी आई बाई डी टी। नाउ इट्स क्लियर टू यू फ्रेंड्स, एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। क्या ये बात समझ में आया? यस सर। तो फ्रेंड्स, मुझे है ना, मुझे करंट फाइंड करना है। तो मेरा अल्टीमेटली जो टारगेट है वो तो करंट है, तो करंट को मैं सब्जेक्ट को इक्वेशन बनाने की ट्राई करूंगा। तो डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू, कहना इसे वी एम बाई एल इंटू साइन ओमेगा टी। अब मैं है ना डी टी को राइट साइड ले गया, अब मैं क्या करूंगा, कोई मुझे बताएगा? इंटीग्रेशन। हाँ, और अल्टीमेटली टारगेट इज टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द करंट। तो अब मैं दोनों साइड इंटीग्रेट करूंगा। फ्रेंड्स, मैं एक बार वापस से बोलता हूं कि अगर आप थोड़ा ध्यान रखोगे तो ये चैप्टर ऐसा है कि आप यहाँ पे बैठे बैठे ही मतलब आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। थोड़ा 2 बार होमवर्क में कर दीजिएगा तो ख़त्म बात। चलो, इंटीग्रेशन डी आई का मतलब क्या होगा? इंटीग्रेशन डी आई, इंटीग्रेशन डी एक्स मतलब एक्स, तो इंटीग्रेशन डी आई मतलब आई, इज इक्वल्स टू वी एम बाई एल बाहर निकल के आएगा। और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन का डिफरेंशिएशन वैसे कोस होता है,
तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस। माइनस कोस ओमेगा टी, और टी का जो कोफिशिएंट होता है वो इंटीग्रेशन में डिवीजन में आता है। बट फ्रेंड्स ये जो इंटीग्रेशन है ना, वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, मतलब लिमिट के बिना, विदाउट लिमिट। तो वेन एवर यू आर इंटीग्रेटिंग द टर्म्स विदाउट द लिमिट, जब लिमिट के विदाउट लिमिट आप इंटीग्रेशन करते हो तो उसको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं, और उसमें आपको एक कांस्टेंट सी प्लेस करना होता है। वो मैथ्स वाले बच्चों को पता है। एम आई राइट फ्रेंड्स? मैथ्स वाले, यस सर। बायोलॉजी वालों को शायद पहली बार ये सुना है, बिकॉज फिजिक्स के अंदर ऑलवेज हमने जितने भी यहाँ आज तक इंटीग्रेशन किए थे वो लिमिट के साथ किए थे। विदाउट द लिमिट दैट इज द फर्स्ट टाइम यू आर डीलिंग विथ। तो विदाउट लिमिट अगर इंटीग्रेशन होता है तो उसमें क्या करना होता है, आपको एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्लेस करना होता है, एक कांस्टेंट यहाँ पे प्लेस करेंगे। सो फ्रेंड्स द फॉर्मूला विल बी लाइक, नाउ द फॉर्मूला इज लाइक दिस। सो आई इज इक्वल्स टू Vm by omega L minus cos omega t plus c. So friends, आपके पास वो कुमार पब्लिकेशन का बुक है, दर्पण पढ़ा हुआ है अभी? यस सर। उसमें थोड़ा गलत लिख दिया, उसमें थोड़ा गलत लिख दिया हुआ है, गलत आर्ग्यूमेंट किया हुआ है। तो यहाँ तक पहुँचने के बाद ऐसा आर्ग्यूमेंट किया हुआ है कि when the time is 0 then current is also 0, that's why C becomes 0। when the time is 0 करंट भी 0 होता है, तो इसलिए C 0 कर दिया है। ऐसा नहीं होता, अगर आप टाइम यहाँ पे टाइम का वैल्यू 0 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, कोस ओमेगा टी का वैल्यू 1 हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आर्ग्यूमेंट ये है कि हियर एज अ पोटेंशियल इज वराइंग, टेक्स्ट बुक में बराबर आर्ग्यूमेंट है, मैं टेक्स्ट बुक में जो लिखा है वही लिख रहा, यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं। एज अ पोटेंशियल इज varying periodically with the time, current must also be periodic. સર આમાં માઇનસ એલ ડીઆઈ બાય ડીટી લેવાની જરૂર હતી કે ચાલે? वो तो क्या करेगा, वो माइनस साइन तो लेंस लो अप्लाई, वो लेंस लो बता रहा है। वो तो याद है ना आपको, वो तो ऐसा वो ये बता रहा है कि भाई करंट ऑलवेज ईएमएफ इज ऑलवेज इंड्यूस्ड इन सच अ मैनर दैट इट विल इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द चेंज ऑफ फ्लक्स। ओके સર તો પછી અહીંયા આપણે જે એસી સપ્લાય છે એમાં પ્લસ માઇનસ અઝ્યુમ કરે તો પેલામાં તો માઇનસ પ્લસ થઈ જશે ને? ना देखो मैं बताऊँ आपको, देखो ये जनरेटर का वोल्टेज ये प्लस है ये माइनस है, राइट? तो प्लस के सामने प्लस आएगा, देखो करंट ऐसे फ्लो होगा तो प्लस के सामने प्लस आएगा, माइनस के सामने माइनस। अब यहाँ पे आप एक काम करो, देखो यहाँ पे वोल्टेज VL है ऐसा assume, जो भी वोल्टेज है वो VL ऐसा assume करो। तो अब यहाँ पे किर्चॉफ लॉ अप्लाई करो। कुछ भी नहीं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं किर्चॉफ लॉ अप्लाई करना। कुछ भी नहीं, पॉजिटिव पहले तो इक्वल्स टू के राइट साइड पॉजिटिव पर लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा माइनस VL। पॉजिटिव पहले तो इक्वल्स टू के राइट साइड पॉजिटिव बट लेफ्ट हैंड साइड माइनस VL। कुछ भी नहीं, नेगेटिव पहले तो इक्वल्स टू के राइट साइड नेगेटिव बट लेफ्ट हैंड साइड लिखे तो प्लस V इज इक्वल्स टू 0। तो वापस से आप यहाँ पे आ जाओगे, V इक्वल्स टू VL। ओके ઓકે સર। बट अभी मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। हियर अ पोटेंशियल इज वराइंग पीरियोडिकली विद द टाइम, सो करंट मस्ट also be periodic. That means that in the formula, in the equation of current, no term should be constant। कोई कांस्टेंट टर्म हो ही नहीं सकता, करंट टोटली टाइम के साथ वराई ही होना चाहिए, तो करंट के फॉर्मूला में कोई कांस्टेंट टर्म आना ही नहीं चाहिए। तो ये आर्ग्यूमेंट है, ये आपको करना है, दैट्स वाई द C इज 0। सो करंट का फॉर्मूला जो है उसमें कोई भी टर्म टाइम के साथ वराई ना हो, ऐसा कोई कांस्टेंट टर्म आ ही नहीं सकता, करंट कंप्लीटली टाइम के साथ वराई ही होना चाहिए। सो C मस्ट बी 0 एंड दैट इज वाई नाउ आई कैन से
the equation of current will be equals to Vm upon omega L into minus cos omega t. Equation 1, equation 2. Now, friends, the sin omega t minus pi by 2. चलो मैथ्स वाले बोलो तो sin omega t minus pi by 2 का क्या होगा? sin cos ओमेगा टी। थोड़ा सोचो ज्यादा। sin omega t minus pi by 2 तो हेलो क्या? हेलो। हाँ बोलिए जूही। सर माइनस cos ओमेगा टी। हाँ, इट शुड बी अ माइनस कोस ओमेगा टी। क्यों? बायोलॉजी वाले। माइनस बाय। हाँ, देखो ये साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 का मतलब ऐसा हुआ कि इट शुड बी यू कैन थिंक लाइक दिस, साइन ऑफ माइनस पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी। अब माइनस पाई बाय 2 मतलब आपको कौन से डायरेक्शन में जाना है? ऑल एस टी सी। फ्रेंड्स, मैं एक बार बायोलॉजी वाले बच्चों को ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैथ्स वाले बच्चे तो ऑलरेडी जानते हैं इसके बारे में, बहुत ही बार आप लोगों ने मैथ्स में किया होगा, बट एक बार बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए मैं एक बार ये चीज़ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो बायोलॉजी वाले बच्चे प्लीज लुक एट हियर। देखो यहाँ पे एंगल 0 होता है, अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हो तो एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ता है, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, मतलब 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360 एटसेट्रा। मतलब अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हो तो एंगल पॉजिटिवली बढ़ता है, तो अगर नेगेटिव है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना होता है। ऑल एस टी सी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शन पॉजिटिव, सेकंड में साइन फंक्शन, थर्ड में टेन फंक्शन एंड फोर्थ में कोस फंक्शन पॉजिटिव। तो अब मुझे ये सोचो कि यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 का मतलब क्या हुआ कि आपको 0 से माइनस मतलब यहाँ पे जाना है क्लॉकवाइज, माइनस है मतलब क्लॉकवाइज, और वापस से प्लस ओमेगा टी। तो पहले पाई बाई 2 तक क्लॉकवाइज और वापस से प्लस आना, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आप आओगे? माइनस पाई बाई 2 मतलब क्लॉकवाइज जाना है और फिर वापस से आना है, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा वो? तो दैट विल बी अ फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो दो ही रूल है। रूल नंबर 1, अगर आपको पाई बाई 2 या 3 पाई बाई 2 दिखता है, पाई बाई 2 या 3 पाई बाई 2 दिखता है तो आपको क्या करना है? आपको फंक्शन चेंज करना है। और अगर पाई या 2 पाई दिखता है, पाई या 2 पाई दिखता है तो फंक्शन को चेंज नहीं करना है। फॉर पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 फंक्शन गेट्स चेंज्ड, फॉर पाई और 2 पाई फंक्शन इज नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मुझे पाई बाई 2 दिख रहा है, माइनस या प्लस पाई बाई 2 दिख रहा है, तो फंक्शन मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो मुझे साइन का क्या करना पड़ेगा? फंक्शन को चेंज करके मैं कोस लिख दूंगा। ये रूल नंबर 1 खत्म। अब रूल नंबर 2, अब आपको वो आंसर पॉजिटिव लिखना है या नेगेटिव लिखना है, वो कौन सा क्वाड्रेंट है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। आंसर पॉजिटिव या नेगेटिव दैट इज डिपेंड ऑन द क्वाड्रेंट। तो ये कौन सा वाला क्वाड्रेंट है? माइनस पाई बाई 2 प्लस थीटा, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? तो फोर्थ क्वाड्रेंट। तो माइनस पाई बाई 2 प्लस थीटा इज अ फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना कोस पॉजिटिव है। अब हम फाइंड कौन सा कर रहे हैं? हम साइन का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। फाइंड तो साइन का कर रहे हैं ना, तो साइन इज अ नेगेटिव, दैट्स व्हाई इट शुड बी अ नेगेटिव। तो फ्रेंड्स, दो ही रूल है, बहुत सिंपल है। फॉर पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 फंक्शन शुड गेट चेंज्ड, for pi to pi it should not get changed. Number 1. Number 2, the answer is positive or negative is depend on the quadrant you are. So उसके ऊपर से आपको पॉजिटिव नेगेटिव लिखना है। तो साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 मतलब साइन माइनस पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी माइनस कोस ओमेगा टी, वाइसे वर्सा। तो इसका मतलब कि माइनस कोस ओमेगा टी के बदले आप क्या लिख सकते हो? तो माइनस कोस ओमेगा टी के बदले क्या लिख सकते हैं हम? अभी बोल भी दो। साइन तो यहाँ कोस ओमेगा टी है तो हम क्या लिख सकते हैं? साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 लिख सकते हैं। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? और इसको मैं आई एम बोल देता हूँ। तो फॉर्मूला मिल गया मुझे, आई इज इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2।
तो फ्रेंड्स मुझे करंट का फॉर्मूला मिल गया. द सर्किट कंटेनिंग ओनली द इंडक्टर, वी हैव द फॉर्मूला ऑफ द करंट. करंट का फॉर्मूला मुझे मिल गया. वेयर व्हाट इज द मैक्सिमम करंट? तो इट इज अ Vm बाई, देखो R के बदले ओमेगा एल आ गया, तो ओनली रेजिस्टेंस में वो R था, ओनली रेजिस्टेंस में वो R था, यहाँ पे R के बदले क्या आया? ओमेगा एल. तो फ्रेंड्स इसका मतलब ऐसा हुआ कि ये ओमेगा एल किस टाइप का काम कर रहा है? ओमेगा एल किस टाइप का काम कर रहा है? रेजिस्टेंस का. रेजिस्टेंस जैसा. इसीलिए तो उसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस. वो इंडक्टर का एक हिसाब से इंडक्टर का रेजिस्टेंस है, तो इसीलिए इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं. इसी की वजह से उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं. उसको डिनोट करते हैं एक्सएल. तो नाउ एंड ऑनवर्ड इट इज डिनोटेड बाय एक्सएल साइन. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? સર તો પછી બીજું એક્સટર્નલ રેઝિસ્ટન્સ હોત તો આપણે ઓમેગા એલ પ્લસ આર લખવું પડે. ना, वो क्या करना है, वो उसके लिए एक सर्किट होगा, सर्किट कंटेनिंग द रेजिस्टेंस प्लस इंडक्टर. तो एसी सर्किट में इंडक्टर प्लस रेजिस्टेंस है, तो उसका इफेक्टिव क्या होगा उसके बारे में अभी आप कुछ मत सोचो, वो मैं आपको बताऊंगा. आप जो बोल रहे हो वैसे मैं ये बता दूं कि आप जो बोले वो गलत है, बट क्या होगा वो मैं आपको फिर से अलग से बताऊंगा. ओके, ઓકે. बट अभी इतना ही सोचो कि ओनली इंडक्टर है, ओनली इंडक्टर. तो फिर क्या होगा? Vm इज इक्वल आई एम इज इक्वल टू Vm अपन क्या होगा? XL, where XL is equals to omega L. Omega L is known as a inductive reactance. Is that clear, friends? One more, યસ સર. સર one more thing. मुझे ये बताओ कि वोल्टेज का जो फॉर्मूला था उसका जो फेज था वो ओमेगा एल था, साइन ओमेगा टी. हाँ, ओमेगा टी था, और इसका जो फेज है वो क्या है? ओमेगा टी. अच्छा अच्छा अजी, अब आपको पता चला कि मैंने ये कोसाइन फंक्शन को साइन में क्यों कन्वर्ट किया. मुझे दोनों का फेज कंपेयर करना था, दोनों का एंगल फेज कंपेयर करना था. तो फेज कब कंपेयर हो सकता है? दोनों का फंक्शन सेम हो तो करंट का जो फॉर्मूला था वो पहले कोस में मिला, वो नहीं चलेगा, बिकॉज मुझे कंपैरिजन करने के लिए साइन में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो इसी की वजह से पहले मैंने करंट को साइन के फॉर्म में कन्वर्ट किया. अब जाके पता चला कि अगर हम कंपेयर करें दोनों फॉर्मूला को, तो वोल्टेज का जो फेज है, फेज एंगल, वो ओमेगा टी है, वाइल करंट का जो फेज है वो क्या है? ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है. मतलब करंट जो है ना वो वोल्टेज के हिसाब से पाई बाई टू जितना लेगिंग है. करंट का जो फेज है वो पाई बाई टू जितना कम है, वोल्टेज के फेज से कम है, मतलब लेगिंग है. तो आई कैन से इन द केस ऑफ ओनली इंडक्टर, मेरी बात ध्यान से सुनना, इन द केस ऑफ ओनली इंडक्टर करंट is lag behind the voltage by phase pi by 2. करंट lag behind the voltage by phase pi by 2. चलो, क्या ये बात आपको समझ में आया? યસ સર. तो करंट is lagging behind the voltage by phase pi by 2 in the case of only inductor. रेजिस्टेंस में क्या था? दोनों का फेज સેમ था. सेम था, तो दोनों साथ साथ में स्टार्ट हुआ था, साथ में जीरो, साथ में मैक्सिमम हुआ था. बट इंडक्टर में क्या है कि हमने फॉर्मुलेशन किया तो पता चला कि इंडक्टर में करंट जो है ना, करंट इज लेगिंग बिहाइंड द वोल्टेज, करंट इज लेगिंग बिहाइंड द वोल्टेज बाय फेज पाई बाई 2. अब मैं फेजर डायग्राम भी ड्रॉ करूंगा और उसका टाइम के Graph. साथ भी ड्रॉ करूंगा. मैं फेजर डायग्राम भी ड्रॉ करूंगा और टाइम के साथ वेरिएशन कैसे होता है वो भी मैं अभी ड्रॉ करूंगा. बट यहाँ तक समझ में आया फ्रेंड्स? સર. हाँ बोलो. સર અહીંયા તો ઈએમએફ મળી ગયું આપણને ઇન્ડક્ટરનું. અરે ઇન્ડક્ટરનું. હા સર, બટ આમાં એસી સપ્લાય છે એટલે મળ્યું. ડીસી સપ્લાય હોય તો પછી ડીઆઈ બાય ડીટી તો 0 જ થઈ જશે ને. एग्जैक्टली तो डीसी सप्लाई में तो डी आई बाई डी टी जीरो ही होता है ना. सही बात है आपका. तो डीसी सप्लाई के लिए फॉर्मूला है ही नहीं, दैट इज ओनली फॉर द एसी सप्लाई. ઓકે સર. સર એટલે આપણે જે 6 ચેપ્ટરમાં ભણ્યા બધા એ એસી માટે જ થઈ શકે ને. हाँ, 6 ચેપ્ટરમાં જે ભણ્યા ને એ બધા ટાઈમ વેરાઈંગ કરંટ માટે થઈ શકે. ઇટ ઇઝ નોટ નેસેસરી ટુ બી અ સાइन और कोसाइन फंक्शन. इट मे बी जैसे आई इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5 एटसेट्रा. It is અચ્છા. ઓકે. necessary to be a sine or cosine function. It is valid for every kind of situation which is varying with the time. Okay. ઓકે.
सो फ्रेंड्स, अब हम दो चीज़ करेंगे। एक फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे और टाइम के साथ वेरिएशन कैसा होता है वो भी ड्रॉ करेंगे। तो पहले फेज डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, उसके पहले इक्वेशन लिख देते हैं। चलो, वोल्टेज का इक्वेशन क्या है भैया? Vm sin ओमेगा टी। वोल्टेज का इक्वेशन है Vm साइन ओमेगा टी। और ओनली इंडक्टर, हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं अभी? ओनली इंडक्टर की बात कर रहे हैं। ओके। और करंट का फॉर्मूला क्या है? गलत 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 कर दिया। Im sin ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। हाँ, फॉर ओनली इंडक्टर वोल्टेज का जो फॉर्मूला है वो है Vm साइन ओमेगा टी। और करंट का जो फॉर्मूला है वो है Im साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो अब मैं है ना वोल्टेज एंड करंट के फेज डायग्राम ड्रॉ करूंगा। चलो, अब मैं वोल्टेज का फेजर ड्रॉ कर रहा हूं। तो वोल्टेज का जो फेजर होगा ना, वो तो मैंने ड्रॉ कर दिया। कौन से एंगल पे ड्रॉ करना चाहिए मुझे? ओमेगा टी। ओमेगा टी। और ये जो एरो है उसका लेंथ कितना रखना चाहिए मुझे? Vm। वेरी गुड। सो ये वोल्टेज का मैंने फेज तो ड्रॉ कर दिया और उसका जो लेंथ होगा वो Vm होगा। तो क्या ये बात पता चला? अब मुझे ये बताओ कि करंट का फेज मैं कहाँ पे ड्रॉ करूँ? तो मैं है ना पहले करंट का फेजर है ना वोल्टेज के साथ में ड्रॉ कर लेता हूँ। चलो, मैंने करंट का फेजर डायग्राम वोल्टेज के साथ में ड्रॉ कर दिया। बट उसका जो एंगल है वो ओमेगा टी माइनस समथिंग है। माइनस है तो मुझे उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहिए या मुझे क्लॉकवाइज घुमाना चाहिए, मुझे ये बताओ। क्लॉकवाइज। हाँ, परफेक्ट। देखो, एंटी क्लॉकवाइज में ऑलवेज पॉजिटिव एंगल होता है एंड क्लॉकवाइज में नेगेटिव एंगल होता है। तो यहाँ पे पहले मैंने क्या किया, पहले तो मैंने ये कर दिया कि करंट का फेजर डायग्राम भी मैंने वोल्टेज के साथ में ड्रॉ कर दिया। बट मुझे पता है कि करंट का जो फेज एंगल है ना वो वोल्टेज से कम है। कितना कम है? पाई बाई 2 जितना। तो मैं क्या करूंगा, फिर मैं करंट के फेजर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पाई बाई 2 जितना घुमाऊंगा, बिकॉज माइनस पाई बाई 2 है। तो ये मैंने घुमा दिया। तो ये करंट का फेजर डायग्राम हो गया। वोल्टेज के फेज डायग्राम से उसका पाई बाई 2 जितना कम है, तो उसको मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री जितना घुमा दिया। तो अब ये जो मुझे रेड कलर का जो मुझे मिला वो किसका फेजर डायग्राम मिल गया मुझे? करंट का। और रोटेट કરવાનો છે એટલે આને રોટેટિંગ વેક્ટર કહેવાય। एग्जैक्टली इसको रोटेटिंग वेक्टर इसलिए बोलते हैं बिकॉज अगर देखो टाइम, ये तो हमने कोई स्पेसिफिक टाइम के लिए ये ड्रॉ किया है, ये कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम के लिए ड्रॉ किया है। बट जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, सोचो, ये वेक्टर के बारे में क्या कर सकते हैं? हाँ, रोटेट पूरा एंटी पूरा रोटेट, क्लॉकवाइज। हाँ, वो पूरा प्लेन में रोटेट होगा, एक्स वाई प्लेन में। दैट इज वाई इट इज नोन एज अ रोटेटिंग वेक्टर। ये तो हमने कोई पर्टिकुलर टाइम में ड्रॉ किया हुआ है। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। सो नाउ यू अंडरस्टूड व्हाई इट इज कॉल्ड द रोटेटिंग वेक्टर। यस सर। बट कोई भी टाइम के अंदर एक तो चीज कंफर्म्ड है कि वोल्टेज एंड करंट के बीच में जो फेज एंगल होगा वो कितना होगा? पाई बाई 2 जितना। पाई बाई 2। और दूसरी बात ये भी कंफर्म्ड है कि करंट लेगिंग होगा या लीडिंग होगा ओनली इंडक्टर में? લેગિંગ। लेगिंग होगा। इज दैट क्लियर टू यू? क्या ये यस सर। पल्ले पड़ा? સર લેગિંગ એટલે કયા ટર્મ્સમાં એટલે? हाँ, लेगिंग क्यों, अभी बताओ मैं आपको लेगिंग क्यों बोलते हैं उसको। उसके लिए आपको टाइम के साथ वेरिएशन आपको समझना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि वो लेगिंग क्यों है। तो पहले हम वोल्टेज का ओमेगा टी के साथ ग्राफ ड्रॉ करेंगे वोल्टेज का। तो वो तो साइन फंक्शन ही है, वो तो साइन फंक्शन ही है, वो तो आपको पता है। तो ये ड्रॉ किया मैंने साइन फंक्शन। जाने क्यों,
चलो अब थोड़ा ध्यान से सोचो। तो आपको पता होगा कि ये आफ्टर ऑल तो ये क्या था पता है आपको, माइनस आई एम कोस ओमेगा टी था, याद है आपको करंट का बेसिकली। फिर माइनस कोस के हिसाब से आपने ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू लिखा था। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। सर आप इसके बारे में ग्राफ ड्रॉ करो करंट के बारे में। तो ये पाई बाई टू मतलब 90, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2, ये 2 पाई, एटसेट्रा। तो सबसे पहले एक काम करो, जीरो प्लेस करो यहाँ पे। कोस जीरो प्लेस करोगे तो क्या मिलेगा आपको? माइनस आई एम। माइनस आई है, मतलब वो जीरो पे, जीरो जब होगा तो करंट कहाँ से स्टार्ट होगा? माइनस से, माइनस आई एम से। नेगेटिव मैक्सिमम से स्टार्ट होगा। हाँ सर। अब पाई बाई टू लिखो यहाँ पे, कोस पाई बाई टू तो क्या होता है? 1। क्या वन? अरे सॉरी, 0 0। ये जीरो हो गया। अब कोस पाई लिखो, पाई पाई में क्या होगा? -1 तो मतलब माइनस IM। प्लस, हाँ तो आई एम हो जाएगा, तो मतलब करंट मैक्सिमम हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। सर पाई बाय 2 થી પછી તો ઉલટાનું વોલ્ટેજ લેગિંગ થાય છે। क्या बोल नहीं, वो अभी आप क्यों सोच रहे हो, मुझे बताने दो। मुझे अभी तो मुझे ग्राफ तो करने दो। अब कौन लेगिंग है कौन, अच्छा ओके। तो मैं बताऊंगा ना आपको। वो तो मैं आपको बताऊंगा, आप क्यों सोच रहे हो? अच्छा, तो आप देख सकते हो कि सपोज के ये जो टाइम एक्सिस है वहां पे अज्यूम कर लो कि ये जो टाइम है ना, टाइम वो सपोज के 100 सेकंड है। तो वोल्टेज का काम कब खत्म होता है? 100 सेकंड में। तो करंट का काम कब कब खत्म होता है? से 120 सेकंड। तो वो 120 सेकंड के बाद उसका काम खत्म हुआ। तो बोलो कौन लेगिंग है कौन लीडिंग है? वोल्टेज। वोल्टेज लेगिंग है या लीडिंग है? नहीं सोचो कि तो है ना, वो यहाँ पे खत्म हो रहा है। देखो ये टाइम एक्सिस पे यहाँ पे मतलब 100 सेकंड पे खत्म हो रहा है। देर में उसके बाद खत्म हो रहा है। देखो 120, अज्यूम करो कि 120 सेकंड पे। तो कौन पहले खत्म हो गया? वोल्टेज। वोल्टेज का काम पहले खत्म हुआ ना, तो वो लीडिंग हुआ ना, करंट लेगिंग होगा। સર બટ એટલે આ કહેવા શું માંગે છે? એટલે આપણે વોલ્ટેજ બંધ अरे બી वो કરી कौन દઈએ તો કરંट। आगे है कौन पीछे है, मतलब देखो दूसरे हिसाब से आप सोच सकते हो कि वोल्टेज है ना पाई से नीचे उतरना स्टार्ट हो रहा है। तो करंट उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो नीचे उतरना स्टार्ट हो रहा है। मतलब करंट जो भी कर रहा है वो वोल्टेज के बाद कर रहा है। करंट का सेम टू सेम ही हो रहा है, बट वोल्टेज के बाद वो कर रहा है। तो वोल्टेज के वो पीछे पीछे कर रहा है। देखो फिर से मैं देखो, देखो यहाँ पे देखो, ये जो वोल्टेज है ना वो कहाँ से नीचे उतर रहा है? देखो पाई से नीचे हो रहा है, पाई से नीचे उतर रहा है, राइट। तो करंट भी वही काम कर रहा है, बट वो थोड़ी देर के बाद वो 3 पाई बाई 2 से नीचे उतर रहा है। मतलब वो करंट वोल्टेज जैसा ही काम कर रहा है, बट वो पहले नहीं कर रहा है, वो वोल्टेज के बाद में कर रहा है। वोल्टेज के थोड़े टाइम के बाद वो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो पीछे है वोल्टेज से। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ लेगिंग, लेगिंग बिहाइंड द वोल्टेज। इज दैट क्लियर? यस સર એટલે ગ્રાફિકલી આમ ખબર પડી કે કેવી तो રીતે ग्राफिकली ही सोचना है और कुछ नहीं, ग्राफिकली ही सोचना है। और इसी के हिसाब से हम कह सकते हैं कि करंट इज लेगिंग बिहाइंड द वोल्टेज बाय फेज पाई बाई 2। करंट इज लेगिंग बिहाइंड द वोल्टेज बाय फेज पाई बाई 2। जो काम वोल्टेज कर रहा है वही काम करंट कर रहा है, बट थोड़ी देर के बाद में कर रहा है, पाई बाई 2 जितने फेज के बाद में कर रहा है। एंड दैट इज व्हाई वी शुड टेल दैट इट इज अ लेगिंग बिहाइंड द वोल्टेज बाय फेज पाई बाई 2। સર। हाँ बोलो। સર એટલે ધારો કે વોલ્ટેજ 0 થઈ ગયો તો ત્યારે કરંટ તો કરંટ છે ને 3.14 સેકન્ડ પછી 0 થશે એવું हाँ કહેવાય? तो पची पची तो यू टेल मी द वर्ड पची। तो पची का मतलब क्या हुआ? लेग बिहाइंड, दैट्स इट। અચ્છा એટલે વોલ્ટેજ 0 છે ત્યારે કરંટ કંઈક તો હશે वो એકદમ मैक्सिमम, त्याला तो करंट इंस्टेंट। मैक्सिमम है। when the voltage becomes zero, that at that position the current is maximum, because the phase difference is exactly 90 degree। बट ऐसा नहीं सोचो आप, सिंपल ये सोचो कि वोल्टेज जब जीरो होता है, चलो वोल्टेज यहाँ पे मैक्सिमम हुआ, तो करंट भी मैक्सिमम हो रहा है, बट वो पहले हो रहा है कि बाद में हो रहा है? देखो तो, पहले। नहीं देखो देखो देखो, ये टाइम हाँ एक्सिस। એટલે करंट बाद में। हाँ करंट बाद में, दैट शीट तो वो लेगिंग है, दैट शीट। वोल्टेज पाई पे जीरो हुआ, तो करंट कब जीरो हुआ? 3 पाई बाई 2 पे जीरो हुआ, वापस से वो लेग किया। मतलब ये ग्राफ के द्वारा ये सिंपल चीज ऐसा है कि वोल्टेज का ग्राफ जैसा ही करंट का ग्राफ है, बट वो थोड़ा पीछे के साइड चले आ रहा है, उसका थोड़ा टाइम लगता है, उसके वो बाद में हो रहा है। वो लेगिंग है वोल्टेज से, पाई बाई 2 जितने फेज में लेगिंग है।
जो काम वोल्टेज कर रहा है, जो ग्राफ वोल्टेज का मिल रहा है, ऐसा ही ग्राफ करंट का मिल रहा है, बट थोड़े देर के बाद में मिल रहा है। थोड़े देर के बाद में मतलब लेगिंग बिहाइंड द वोल्टेज। सो करंट इज लेगिंग बिहाइंड द वोल्टेज बाय एग्जैक्टली द फेज पाई बाय 2। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। मैक्सिमम वोल्टेज का वैल्यू जो है ना, उससे मैक्सिमम करंट का वैल्यू थोड़ा कम रखना है आपको ऑलवेज। क्यों? बिकॉज आपको पता है कि आई एम इज इक्वल टू क्या होता है, वी एम बाई, बोलो क्या लिखो? हाँ आर नहीं भैया, आर नहीं। इंडक्टर, इंडक्टर में आई एम इज इक्वल टू वी एम बाई आर नहीं आता है, एक्सएल आता है। तो क्या ये पूरा चीज आपको समझ में आया? सर डीसी में वोल्टेज 0 હશે ત્યારે તો કરંટ 0 હશે ને? हाँ, डीसी में तो देखो, डीसी की बात अलग है। डीसी के अंदर आई कैन से इन द डीसी सर्किट इंडक्टर बिहेव लाइक अ प्योर कंडक्टर, इंडक्टर बिहेव लाइक अ प्योर कंडक्टर। वो एकदम सिंपल कंडक्टिंग वायर है, ऐसा बिहेव करेगा डीसी के अंदर इंडक्टर। बिकॉज डीसी में कोई वेरिएशन नहीं होता है फ्लक्स में, तो कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होगा इंडक्टर के अंदर। ओके અચ્છા એટલે આ જે આપણને કરંટ મળ્યો એ ઇન્ડક્ટરની અંદરનું કરંટ છે? ઇન્ડક્ટરની અંદરનું તો છે જ, આખા સર્કિટનો પણ છે। दिस इज द करंट फ्लोइंग इन द होल सर्किटरी। बिकॉज आप इंडक्टर को सर्किट से अलग नहीं कर सकते हैं ना। ये जनरेटर है और ये इंडक्टर है, तो सर्किट में तो एक ही करंट घूमेगा। सो इट इज द करंट फ्लोइंग इन द होल सर्किटरी। मतलब ये एसी सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वही देख रहा है, वो इंडक्टर का भी है और पूरे सर्किट का भी है। और ये चैप्टर का टास्क वही है कि हम अलग अलग टाइप के सर्किट बनाएंगे। जनरेटर तो वही का वही रहेगा, जनरेटर तो वही रहेगा, हम अलग अलग टाइप के सर्किट बनाएंगे। ओनली रेजिस्टेंस, ओनली इंडक्टर, ओनली कैपेसिटर, इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस, कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस। और वो अलग अलग टाइप के सर्किट में करंट कैसा फ्लो होगा वही तो फाइंड करना, ये हमारा चैप्टर का टास्क है। ओके यस सर। तो फ्रेंड्स, आपके जो ये कुमार पब्लिकेशन के दर्पण के जो बुक है उसमें मैंने आपको करवाया एक क्वेश्चन नंबर, हाँ, अप टू 6 क्वेश्चन मैंने आपको करवाया। तो ये कुमार पब्लिकेशन के 6 क्वेश्चन तक मैंने आपको करवा दिया है। मैंने एक इंडक्टर का पूरा टॉपिक खत्म कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कैपेसिटर के रिगार्डिंग का बात करेंगे। तो फ्रेंड्स प्लीज आप मेरी बात सुनो, प्लीज ये चैप्टर मेरे साथ साथ में कर लो। ये थोड़ा लेंदी है बट बहुत ही इजी है, मजा आ जाएगा आपको, साथ में करोगे तो बहुत ही मजा आएगा। तो इसके स्क्रीनशॉट और इसके वीडियो लेक्चर में यूट्यूब में लिंक भेजता हूँ आपको एप्लीकेशन में। आज का सेशन मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ फ्रेंड्स। एनीबडी वांट्स टू एनीथिंग एल्स?